फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन देखते हैं हमारा लेक्चर नंबर नेक्स्ट जो है 25। तो लास्ट लेक्चर में हमने ओवरव्यू देखा था किसके बारे में, सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। तो सीवेज ट्रीटमेंट की जितनी भी चीज़ें थी उन सबको अब हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्राइमरी जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है। देखो, एक तो प्रिलिमिनरी था जिसमें हमारे 3-4 स्टेप्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा प्राइमरी जिसमें पीएसटी जुड़ जाता है, ठीक है। सेकेंडरी एक अलग चीज़ थी, टर्सरी एक अलग चीज़ थी। तो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, हमारे स्क्रीनिंग होता है, ग्रिड चैम्बर, स्क्रीनिंग, कॉम्बिन्यूटर, ग्रिड चैम्बर या डेटिटस टैंक का हो, और स्कीमिंग टैंक और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो ये 5 हमारे प्रोसेस होते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर। प्रिलिमिनरी में 4 होते हैं, पीएसटी नहीं होता। तो प्रिलिमिनरी में लगभग 15 से 20% ही बीओडी अपनी 10 से 15% बीओडी अपनी रिड्यूस होती है, बाकी बीओडी एज इट इज रिमेनिंग रहती है। और ये जो प्रोसेस होता है प्राइमरी, मतलब इन 5 प्रोसेस को अगर मैं मिला के चलूँ जिसके अपन प्राइमरी ट्रीटमेंट कह रहे हैं, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जैसे ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए अपना इफ्लुएंट जाएगा, सीवेज आगे जाएगा, तो उसमें जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड है लगभग 60 से 70% रिमूव हो जाते हैं। साथ में बीओडी कितनी रिड्यूस होती है, बीओडी 30 से 40% रिड्यूस हो जाती है। फिर भी मतलब अभी इसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड कुछ बचे हुए हैं और कुछ बीओडी बची हुई है, बीओडी ज़्यादा बची हुई है। तो बीओडी को तो आगे अपन रिड्यूस कैसे करेंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा। और क्या क्या चीज़ रिमूव होती है हमारे प्राइमरी में, तो प्राइमरी में भैया आप एक तो स्क्रीनिंग का यूज़ कर रहे हो तो लार्ज फ्लोटिंग मैटर रिमूव हो रहे हैं, और किसका, कम्युनिटर का यूज़ कर रहे हो तो वो मैटर्स को क्या है छोटे छोटे से टुकड़ों में तब्दील कर देता है। और क्या कर रहे हो, ग्रिड चैम्बर का तो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड सेटल हो रहे हैं, मतलब कंकड़ पत्थर। साथ में क्या चीज़ रिमूव हो रही है, जो बड़े बड़े हमारे ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड हैं वो भी हमारे रिमूव हो रहे हैं, और पीएसटी के अंदर हमारे ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी रिमूव होती हैं किसके अंदर, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि इस ट्रीटमेंट में लार्ज फ्लोटिंग मैटर इन ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड व ऑयल ग्रीस को रिमूव किया जाता है। इसमें 60 से 70% तो सस्पेंडेड सॉलिड व 30 से 40% बीओडी रिमूव होती है इस ट्रीटमेंट से। अब इस ट्रीटमेंट से जो भी स्लज प्राप्त होता है ना हमें टैंक के नीचे, जिसके बारे में मैंने बात करी, दो प्रकार की ट्रीटमेंट करते हैं। एक तो सीवेज का, साथ में जो नीचे तलछट जो बैठा हुआ है हमारा सीवेज उसका करते हैं, स्लज का सॉरी। तो जो स्लज था उसका डिस्पोजल कैसे करते हैं, इस वाले स्लज का अपन अनएरोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसमें अनट्रीटेड जो है स्लज मौजूद होता है, अनट्रीटेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसलिए अपन उसको क्या है, अनएरोबिक किसी बंद कंटेनर, बंद टैंक के अंदर ही करते हैं, जिससे उससे कुछ भी चीज़ गैसेज इवॉल्व हो रही है तो उसी के तरह सब कुछ होता रहे, ठीक है, बाहर जो है प्रदूषण ना फैले। इसलिए अपन क्या है, इसका अनएरोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं इस वाले स्लज का। वही लिखा है, इस ट्रीटमेंट से प्राप्त स्लज का अनएरोबिक डिकम्पोजिशन किया जाता है क्योंकि इसमें प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर अनट्रीटेड व हार्मफुल होता है। अब इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो ये तो ओवरऑल बात थी हमारी किसकी, प्राइमरी ट्रीटमेंट की, जिसमें हमारे स्क्रीनिंग, कॉम्बिन्यूटर, ग्रिड चैम्बर, डेटिटस टैंक, स्कीमिंग टैंक, पीएसटी 5 प्रोसेस मौजूद थे। अब इन 5 प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, सेम चीज़ है, कोई अलग नहीं है। बार्स छड़ को लगा देते हैं ऐसे इंक्लाइंड 45 डिग्री पे, जो भी कचरा आया वो रुक गया, हो सकता है वर्टिकल भी लगाएं, जो भी कचरा आया पीछे रुक गया, मोटा मोटा कचरा, तो लार्ज फ्लोटिंग मैटर रिमूव हो चुके हैं। अब स्क्रीन जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती है, डिपेंडिंग ऑन सीवेज, कौन सा किस प्रकार का सीवेज आ रहा है उसके अनुसार अपन लगाएं। मान लो बड़े बड़े ही पार्टिकल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े फ्लोटिंग मैटर आ रहे हैं, लकड़ी के टुकड़े आ रहे हैं और पॉलीथीन्स वगैरह ये सब चीज़ें आ रही हैं उसमें, तब तो हम क्या करेंगे, लार्ज स्क्रीन का यूज़ करेंगे। उसमें अपन बार्स को जो लगाएंगे उनका जो स्पेसिंग है वो लगभग 50 mm के समथिंग होती है। 2 बार्स के बीच की स्पेसिंग 50 mm के समथिंग होती है। अगर क्या है, थोड़ा मीडियम है हमारा सीवेज, उसमें छोटे पार्टिकल्स है, ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स नहीं है, तो अपन क्या लेंगे, साइज उसका 5 से 40 mm के बीच में स्पेसिंग लेंगे। और अगर और ही बिल्कुल फाइन है, हो सकता है तीनों का यूज़ कर लें, पहले लार्ज फिर मीडियम फिर फाइन। फाइन में तो जाली नहीं होती है जिस पर अपन बजरी छानते हैं, इस तरह का रहता है मैश। तो जालियां होती हैं चौकोर, जिनका साइज 1.5 mm से 3 mm के बीच में रहता है। उसका यूज़ कहाँ पर करेंगे, वहाँ करेंगे जहाँ सीवेज के अंदर बहुत ही कम लार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, उस जगह पे करेंगे। अगर आपने उसका यूज़ ऐसी जगह करें जहाँ पर लार्ज पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो चौक हो जाएगी तुरंत जाली। तो डिपेंडिंग ऑन सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स वी विल यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्रीन्स, ओके। तो इन तीनों की स्पेसिंग मैंने लिख दी है। कोर्स की स्पेसिंग कितनी होती है, 50 mm, मीडियम की 5 से 40 mm, इसकी 1.5 से 3 mm साइज होता है हमारे मैश का। मैश लिखा हुआ है, मैश इस प्रकार के मैश होते हैं, ये चौकोर जो रहते हैं ना, ये इनका साइज है, ये क्लियर है क्या नहीं। तो अब अगर अपन बात करते हैं आगे कॉम्बिन्यूटर की, तो कॉम्बिन्यूटर क्या होता है, मैंने बताया आपको कि एक तरह का स्ट्रेडर होता है
ग्राइंडर होता है जो क्या करता है, ग्राइंड, तोड़ देता है। तो वो जो पार्टिकल्स थे, मान लो छोटा सा पार्टिकल आ गया था, लेकिन ये आगे जो है पार्टिकल, इतना बड़ा पार्टिकल आ गया था जो हमारा पार्टिकल आगे जा करके सेटल नहीं हो सकता था, ठीक है, उसको हम और छोटे पार्टिकल्स में तब्दील करना चाह रहे हैं। कोई बड़ा पार्टिकल भाई ऐसा हो सकता है, मान लीजिए भाई ऐसा हो गया कि आपने ये स्क्रीन लगाई थी, ऐसे सीवेज आ रहा है, आपने लार्ज स्क्रीन लगाई थी इस तरह से, लेकिन इस लार्ज स्क्रीन के अंदर से भी कोई बड़ा सा पार्टिकल आगे चला गया। अब वो बड़ा पार्टिकल आगे टैंक में बैठेगा तो है नहीं, मान लीजिए पीछे से कोई लकड़ी आ रही थी ऐसे, ठीक है, ऐसे, अब वो लकड़ी ऐसे रुकती तो रुक गई, लेकिन हो सकता है भाई लकड़ी ऐसे आकर के और इनके बीच में से 50 mm में से ऐसे निकल गई, लेकिन उसका साइज क्या बहुत लंबा था, बहुत लंबी लकड़ी थी, बांस था मान लीजिए, तो अब वो बांस थोड़ी सेटल होगा किसी टैंक में, तो बांस के हमको टुकड़े करने पड़ेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे मैटर होते हैं जो पैरेलल निकल जाते हैं सीधे सीधे यूँ, ठीक है, कहाँ से, स्क्रीनिंग से आगे, तो उनको अपन क्या तोड़ते हैं, किसमें, कम्यूनिटर में। तो कम्यूनिटर को अपन ग्राइंडर भी बोलते हैं, वो ग्राइंड कर देता है, तोड़ देता है, श्रेडर भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, आपने 6 mm के साइज में वो तब्दील कर देता है हमारे जो लार्ज पार्टिकल्स है। तो लिखा हुआ है यह एक तरह का ग्राइंडर होता है जिसे श्रेडर भी कहते हैं। यह लार्ज मैटर को 6 mm साइज के पार्टिकल्स में तोड़ देता है। तो भैया स्क्रीनिंग हो गया, कम्यूनिटर हो गया, अब आता है ग्रिड चैम्बर। तो ग्रिड चैम्बर क्या होता है, हमारा एक टैंक होता है जिसकी शेप कैसी भी हो सकती है, उसकी शेप हमारी इमॉफ टाइप की हो सकती है, उसकी शेप हमारी रेक्टेंगुलर हो सकती है, उसकी शेप हमारी सर्कुलर हो सकती है, किसी भी प्रकार की शेप हो सकती है, मान लो रेक्टेंगुलर है या फिर हो सकता है ओवल टाइप का है। तो ये ग्रिड चैम्बर था, तो उधर से हमारा लिक्विड आया कम्यूनिटर से। अब हमारा मकसद क्या है, इस लिक्विड में, सीवेज में जो हमारे कंकड़ पत्थर है वो नीचे बैठ जाए, मतलब इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। उसके लिए भाई लिक्विड को हमने बहने दिया यूँ आगे, लिक्विड गया आगे, उसकी फ्लो वेलोसिटी लगभग 0.25 से 0.30 मीटर पर सेकेंड के समथिंग होती है, और सेटलिंग वेलोसिटी होती है 21 mm पर सेकेंड, ठीक। इसका डिटेंशन पीरियड कितना होता है, 40 से 60 सेकेंड, 1 मिनट के करीब। मतलब अगर 12 बजे यहाँ से एंटर किया तो 12 बज के 1 मिनट पे पानी, लिक्विड जो है हमारा बाहर निकल जाएगा, सीवेज, और जो पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ जाएंगे। ये लिक्विड आया, ये पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स हमारे बैठते चले गए, लिक्विड सीधा आगे निकल गया। तो ये था हमारा ग्रिड चैम्बर। और इसमें क्या है, जो हमारी डिस्चार्ज है वो वेरी करता रहता है, तो उसको कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हम क्या है, कुछ फ्लूम्स का यूज़ करते हैं, कुछ वियर्स का यूज़ करते हैं। वो कुछ नहीं होते, जैसे हमारा सीधा है टैंक, तो मैंने उसमें इस तरह की संरचना दे दी यूँ हॉरिजॉन्टल, ऐसी कर्व, तो जो वेलोसिटी है उसकी यूनिफॉर्म हो जाएगी। क्लियर है क्या नहीं? उनको अपन बोलते हैं प्रोपोर्शनल वियर या सूत्रो वियर। कई बार इनकी जगह अपन ऐसे, जो मैंने आपको बताया ना, ऐसी संरचना, इसका यूज़ करते हैं, उनको पार्शियल फ्लूम या वेंचुरी फ्लूम कहते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोपोर्शनल वियर का यूज़ किस प्रोसेस में करते हैं? स्कीमिंग टैंक में, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, ग्रिड चैम्बर में। तो ग्रिड चैम्बर में करते हैं। 4 नाम याद रखने हैं, प्रोपोर्शनल वियर, सूत्रो वियर, पार्शियल फ्लूम या वेंचुरी फ्लूम। मैक्सिमम टाइम पूछा गया है पार्शियल फ्लूम के और प्रोपोर्शनल वियर के बारे में, कि प्रोपोर्शनल वियर इज यूज्ड इन विच काइंड ऑफ टैंक। तो आप लगाएंगे ग्रिड चैम्बर के अंदर। तो ग्रिड चैम्बर में इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड हमारे बैठ रहे हैं। अब भैया क्या है, हम चाह रहे हैं, अब जो लिक्विड है उसके अंदर तो इनऑर्गेनिक तो आ ही रहे थे, कंकड़ पत्थर, साथ में बड़े बड़े पार्टिकल ऑर्गेनिक के आ रहे थे, छोटे छोटे पार्टिकल भी आ रहे थे ऑर्गेनिक के। तो मैं चाह रहा हूँ एप्पल भी था उसके अंदर और उसमें एक मटर का दाना भी था मान लीजिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मटर का दाना तो नहीं बैठेगा, वो तो बिल्कुल हल्का है, लेकिन एप्पल तो बैठ जाए एटलीस्ट। तो मैं थोड़ा सा उसका अगर डिटेंशन पीरियड बढ़ा देता हूँ ग्रिड चैम्बर का, 3 से 4 मिनट कर देता हूँ, मतलब जितना मैं ले रहा था पहले 40 से 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट ले रहा था, उसका मैंने 3 से 4 गुना कर दिया, मतलब 3 से 4 मिनट का कर दिया, ज़्यादा डिटेंशन पीरियड हो गया। और उसकी शेप भी मैंने फिक्स कर दी कैसी, रेक्टेंगुलर। तो इस वाले केस में क्या होगा, और फ्लो वेलोसिटी भी इसकी रिड्यूस कर दी, कि बहने की जो वेलोसिटी वो भी मैंने बिल्कुल कम कर दी। तो अब लिक्विड, एक तो उसका डिटेंशन पीरियड ज़्यादा हो गया, बहुत देर तक लिक्विड रुकेगा, और बहुत धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, और लिक्विड धीरे धीरे बाहर जाएगा। तो आप सोच के बताइए, ऐसी कंडीशन में जो हमारे इनऑर्गेनिक थे वो पार्टिकल तो बैठ ही जाएंगे, साथ में जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे ना ऑर्गेनिक, वो पार्टिकल भी नीचे बैठ जाएंगे। इस प्रकार के ग्रिड चैम्बर को अपन नया नाम दे दिया है क्या, डेट्रिटस टैंक। तो डेट्रिटस टैंक में क्या होता है, 2 चीज़ें रिमूव होती है, इनऑर्गेनिक तो होगा ही होगा, वो तो ग्रिड चैम्बर में ही हो रहा था, साथ में ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड भी रिमूव होंगे। क्यों होंगे, मैंने आपको रीजन बता दिया। 2 चीज़ हो चुकी है, फ्लो वेलोसिटी तो घट चुकी है, और जो अपना डिटेंशन टाइम है वो बढ़ चुका है। क्लियर है कि नहीं? तो ये अपनी बातें थी ग्रिड चैम्बर से रिलेटेड। जो देखिए ये है, यह एक टैंक होता है जिसमें इनऑर्गेनिक सस्पेंड, ये भाई इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड लिख रहा है, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को सेटल करवाया जाता है। इसका डिटेंशन पीरियड 40 से 60 सेकेंड होता है, ठीक। इसमें 0.2 mm से अधिक साइज के पार्टिकल को रिमूव किया जाता है।
इसकी सेटलिंग वेलोसिटी कितनी होती है 21 mm/s और फ्लो वेलोसिटी 0.25 से 0.3। फ्लो वेलोसिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। ग्रिड चैम्बर में वेरिंग डिस्चार्ज कंडीशन में कांस्टेंट वेलोसिटी बनाए रखने के लिए प्रोपोर्शनल, एक सेकेंड, प्रोपोर्शनल NaL लिख रहा है भाई, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल वियर, सूत्रोवियर का यूज किया जाता है। कभी कभी इनके स्थान पर अपन पार्सल फ्लूम या वेंचुरी फ्लूम का यूज भी करते हैं। ये ग्रिड चैम्बर के बारे में मैंने बात लिखी है। अब मैं बात करता हूँ डेटोनेटर टैंक के बारे में, जो मैंने लिखा है क्या, यह एक स्पेशल रेक्टेंगुलर ग्रिड चैम्बर होता है जिसका डिटेंशन पीरियड ग्रिड चैम्बर से अधिक होता है। कितना लेते हैं, 3 से 4 मिनट, ये ध्यान रखना है, ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। और फ्लो वेलोसिटी क्या होती है, कम, कितनी होती है 0.09। देखो यहाँ पर कितनी थी फ्लो, 0.25, दोनों में अंतर है। बहने वाली वेलोसिटी को बोलते हैं फ्लो वेलोसिटी, और जो पार्टिकल नीचे बैठ रहे हैं जिस वेलोसिटी से उसे बोलेंगे सेटलिंग वेलोसिटी या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, जिसके कारण इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड के साथ साथ कुछ लार्ज ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड भी रिमूव हो जाते हैं। तो ये हमारी बात थी किस चीज़ की, ये बात थी हमारे डेटेड टैंक की। अब अगर मैं बात करता हूं तो इसी से रिलेटेड देखो तो हमारे 3 प्रोसेस हो चुके हैं कंप्लीट। कौन कौन से, प्राइमरी के, एक तो हमारा स्क्रीनिंग, कम्युनिकेटेड ग्रिड चैम्बर या डेटेटस टैंक। नेक्स्ट आता है स्कीमिंग टैंक। उससे पहले क्या है, एक सेटलिंग होती, जो नीचे बैठता है ना पार्टिकल, तो सेटलिंग कई प्रकार की होती है, कई प्रकार से पार्टिकल बैठता है। ये टॉपिक मैं आपको वहां करा सकता था जब सेडिमेंटेशन पढ़ा था हमने फर्स्ट टाइम, जहां हमने स्टोक्स लॉ भी लिखा था, लेकिन वहां मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वहां पर 1-2 टर्म थी जो हमारी यहां पर यूज होनी है सीवेज में, इसलिए मैं उस टॉपिक को यहां पर पढ़ा रहा हूं। तो इसको आप समझें, इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो आप समझेंगे कि भाई पार्टिकल जो नीचे बैठता है कितने प्रकार से बैठता है। तो पार्टिकल हमारा 4 प्रकार से बैठता है। पहला प्रकार है जिसको अपन बोलते हैं डिस्क्रीट सेटलिंग या फिर टाइप फर्स्ट सेटलिंग, ठीक है भाई। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है सबसे अलग, दुनिया से बिल्कुल अलग। इस वाली सेटलिंग में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं ना हमारे इंडिविजुअल गिरते हैं। ये पार्टिकल थे, ये अलग पार्टिकल था, ये अलग पार्टिकल था भाई, चारों पैडल में समझना, ऐसे ही याद हो पाएंगी। ये पार्टिकल था, ये अपना अलग गिर रहा है, ये अपना अलग गिर रहा है, इसको इससे मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं है। ऐसा कब होगा, जब उसके अंदर स्पेस ठीक ठाक हो और पार्टिकल जो है उस पर चार्ज नहीं हो, इंडिविजुअल गिरे, ठीक। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सेटलिंग या टाइप फर्स्ट सेटलिंग। मतलब इसमें पार्टिकल अपने आप गिर रहा है इंडिविजुअल, उसको किसी से मतलब नहीं है। ना तो पार्टिकल की शेप चेंज होगी, मतलब अगर वो क्यूबॉइड था तो वैसा का वैसा ही गिरेगा, स्फेरिकल था तो वैसे का वैसा गिरेगा, और ना ही उसका साइज चेंज होगा, जितना बड़ा था उतना बड़ा ही नीचे आएगा। ये सेटिंग आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलती है प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में या फिर ग्रिड चैम्बर में। प्लेन सेडिमेंटेशन जो आपने किया था वाटर ट्रीटमेंट में, तो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में जो सेटलिंग होती है कौन सी होती है, डिस्क्रीट। ग्रिड चैम्बर में भी कौन सी होती है, डिस्क्रीट। क्यों, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड नीचे बैठ रहे हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो डिस्कस करते हैं अभी। तो अभी तो आप ये समझिए डिस्क्रीट सेटलिंग क्या होती है। इस सेटलिंग में पार्टिकल की शेप व साइज चेंज नहीं होते। एग्जांपल किस में मिलती है ये अपन को, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक और ग्रिड चैम्बर में। दूसरी है फ्लॉकुलेंट सेटलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें फ्लॉक्स बनते हैं, गुच्छे बन जाते हैं, जो आपने देखा था कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन में। तो पार्टिकल से पार्टिकल जुड़ गए, गुच्छा बन गया। तो एक पार्टिकल था पहले, काफी सारे जुड़ गए, तो अब उसकी शेप चेंज हो गई और साइज भी चेंज हो गया। इस तरह से बड़ा पार्टिकल बन के नीचे गिरता है। तो इस प्रकार की सेटलिंग आपको कहाँ मिलेगी, कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन टैंक में। तो आपसे पूछता है कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन टैंक में कौन सी सेटलिंग होती है, 4 ऑप्शन मिलेंगे ये, तो भैया फ्लॉकुलेंट सेटलिंग। और फ्लॉकुलेंट सेटलिंग में क्या होता है, शेप भी चेंज होगी और साइज भी चेंज होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपन जोन या हिंडर्ड सेटलिंग, जिसको अपन बोलते हैं टाइप थर्ड सेटलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें पार्टिकल जो है ना वो गिर रहे हैं ग्रुप के रूप में, मतलब टच नहीं कर रहे लेकिन 5 पार्टिकल ये गिर रहे हैं, ये 10 पार्टिकल एक साथ गिर रहे हैं, ये 20 पार्टिकल एक साथ गिर रहे हैं, ठीक है। तो ये गिर तो ऐसे नहीं, ये गुच्छा एक है, ये गुच्छा एक है, इस तरह से गिर रहे हैं, आपस में टच नहीं है, ये पार्टिकल्स ग्रुप में गिर रहे हैं साथ में। ये 5 पार्टिकल थे, 10 पार्टिकल, और ये एक दूसरे के वेलोसिटी फील्ड को प्रभावित करेंगे। वेलोसिटी फील्ड का मतलब क्या है, ये पास से गुजर रहा है तो इसे टच नहीं हो रहा, फिर भी ये पार्टिकल थोड़ा दूर हो जाएगा अपने आप, पूरा ग्रुप दूर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो ये इसकी वेलोसिटी को प्रभावित कर रहा है, वेलोसिटी के एरिया को प्रभावित कर रहा है, वेलोसिटी फील्ड को प्रभावित कर रहा है। इसको कैसे समझेंगे आप, जैसे अपन बाइक से जा रहे हैं प्लेटिना से, तो सामने से एक ट्रक आया बहुत तेज स्पीड से, तो हम ट्रक से टकराए नहीं, फिर भी हमारी जो बाइक है ऐसे हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि हम जो बाइक से चल रहे तो हमारा एक फील्ड है, ठीक, ये हमारा एरिया होगा, ट्रक का भी खुद का एरिया है, वो दोनों एरिया जो है वेलोसिटी के एरिया, वो दोनों आपस में कोलाइड कर गए। देखो ये थी हमारी बाइक
और ये था ट्रक, ठीक। तो हमारी बाइक का एरिया था ये, और ट्रक का जो एरिया था ये था वेलोसिटी फील्ड, उसकी ज़्यादा वेलोसिटी थी। तो देखो दोनों का जो वेलोसिटी फील्ड है वो टकरा गया, ये दोनों आपस में नहीं टकराए, तो हम थोड़ा सा इधर खिसक जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? इसको अपन क्या बोलते हैं, ये है हमारा वेलोसिटी फील्ड का टकराना। तो इस कारण से क्या होता है, वेलोसिटी फील्ड टकराने से ये टकरा करके ही नीचे गिरते हैं। तो ये कौन सी सेटलिंग थी हमारी, जोन में गिर रहा है, और हिंडर्ड सेटलिंग लिखा है इसमें पार्टिकल ग्रुप के रूप में सेटल होते हैं, लेकिन आपस में टच नहीं करते, उनके केवल वेलोसिटी फील्ड टच करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, SST सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक आफ्टर ASP। ASP का मतलब क्या है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। हो सकता है अभी आपको ये नाम थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन जब आप इस यूनिट को पढ़ लोगे तो आपके लिए यूज टू हो जाएगा। SST का मतलब सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, जो अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक और एक सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो सेकेंडरी वाले की बात कर रहा हूँ। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से पहले मैंने क्या लिखाया था, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट लिखवाया था। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट अगर आप कर रहे हो कौन से प्रोसेस से, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से कर रहे हो, उसके बाद पार्टिकल को बिठा रहे हो SST में, तब तो कौन सी सेटलिंग होगी, जोन या हिंडर्ड। और अगर आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे हो ट्रिकलिंग फिल्टर से, ठीक, उसके बाद आप पार्टिकल को बिठा रहे हो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, तो कौन सी सेटलिंग होगी, हमारी कंप्रेस्ड सेटलिंग। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। SST आफ्टर ASP, तब तो ये SST आफ्टर ट्रिकलिंग फिल्टर, तो ये वाली। तो ये जो दोनों नाम थे ये आपको यहीं पर समझ में आने हैं, इसलिए मैंने इन सेटलिंग को वहाँ पर नहीं लिखवाया, यहाँ पर लिखवा रहा हूँ ग्रिड चैम्बर के बाद में। तो देखो भाई, कंप्रेस सेटलिंग में क्या होता है, इसमें पार्टिकल जो है ना ग्रुप में तो गिर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को टच करते हुए, यूं ये इसको दबा रहा है, ये इसको दबा रहा है, टच करते हुए, कंप्रेस करते हुए नीचे गिर रहे हैं। ये आपको किस में मिलेगा देखने को, ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक आफ्टर ट्रिकलिंग फिल्टर, इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या नहीं? तो करते हुए ग्रुप में सेटल करते हैं SST आफ्टर ट्रिकलिंग फिल्टर। तो ये अपनी सारी टाइप ऑफ सेटलिंग थी जिसके बारे में हमने बात करी। क्वेश्चन कैसा बनता है, आपसे पूछेगा SST आफ्टर ASP, इसमें किस प्रकार की सेटलिंग होती है। तो 4 ऑप्शन यही मिलेंगे, जोन, फ्लोकुलेंट, डिस्क्रीट या कंप्रेस्ड। तो आपको आंसर लगाना है जोन। या उल्टा पूछ सकता है, जोन या हिंडर्ड सेटलिंग किस टैंक में होती है, SST आफ्टर ASP, SST आफ्टर TF, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, ग्रिड चैम्बर, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो ये आपको एग्जाम्पल से याद रखने हैं। क्लियर है क्या नहीं? तो ये आप इसको उतारें। अभी अपन स्कीमिंग टैंक के बारे में देखते हैं और साथ में अपन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में भी देखते हैं। आप इसको उतारो। तो भैया हम फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, वो हमारा कौन सा, स्कीमिंग टैंक। तो स्कीमिंग टैंक के अंदर अपन क्या करते हैं बेसिकली, कि इस टैंक के अंदर अपन ऑयल और ग्रीस का अपन रिमूवल करते हैं, ऑयल ग्रीस को अपन रिमूव करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो टैंक जहां पर अपन प्लेस करते हैं ना, वहां पर टेम्परेचर जो उसको अपन डाउन रखते हैं। टेम्परेचर डाउन क्यों रखते हैं, आपको मालूम है, जो हमारा घी होता है सर्दियों में जम जाता है, और अगर ये जमा हुआ घी को अगर आप पानी के ऊपर फेंकोगे तो ऊपर तैरने लगेगा, तो आप उसको इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है क्या नहीं? लेकिन वही घी अगर फैला हुआ है तो उसको पानी में से बटोरने में अपन को दिक्कत होगी। इसलिए अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर डाउन रखते हैं। डाउन रखेंगे तो क्या होगा, तो फिर जो हमारा ऑयल ग्रीस है वो जम जाएगा और उसको आप इजीली निथार करके बाहर निकाल सकते हो। ये होता है स्कीमिंग टैंक। इसका जनरली जो अपना डिटेंशन पीरियड होता है अपन कितना लेते हैं, 3 से 5 मिनट तक लेते हैं। ठीक है ना? ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या रिमूव करता है भैया, ऑयल ग्रीस को रिमूव करता है। ठीक है। अब अगर मुझे डिटेंशन इसकी स्कीमिंग टैंक की एफिशिएंसी बढ़ानी है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल और ये इसमें से मैं ट्रैप कर सकूँ, पकड़ सकूँ, तो क्या करना पड़ेगा, 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर आप इसमें क्लोरीन डाल दो किसी भी फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो एफिशिएंसी 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। मतलब ये जितना ये ट्रैप कर रहा था, जितना ये पकड़ रहा था हमारे ऑयल ग्रीस को, उससे 3 से 4 गुना पकड़ने लगेगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब इफ्लुएंट और बेहतर प्राप्त होगा। तो ये अपना स्कीमिंग टैंक है, इसके बारे में जो लिखा हुआ है मैंने। और इसका यूज़ अपन जनरली इंडिया में नहीं करते। क्यों, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंडिया में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है। नॉर्थ में अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका यूज़ नहीं किया जाता ड्यू टू टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर डाउन करने के लिए आपको वहाँ फ्रीज मतलब रेफ्रिजरेशन करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेशन के मतलब क्या है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा। अरे भैया हमको सीवेज का कोई यूज़ पीना थोड़ी सीवेज को आगे जाकर जो हम इतना कॉस्ट उस पर लगाएं, इसलिए अपन इसका यूज़ नहीं करते। लिखा हुआ स्कीमिंग टैंक का यूज़ इंडिया में नहीं किया जाता, क्योंकि इसके लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है ना भैया? एक तो ये याद है 3 से 5 मिनट होता है इसका डिटेंशन पीरियड। दूसरी बात, स्कीमिंग टैंक का यूज़ कहाँ किया जाता है, ऑयल ग्रीस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। अब बात आती है अपना जो नेक्स्ट इसके बाद हुआ है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो अपना क्या क्या हो चुका है, सबसे पहले स्क्रीनिंग,
कम्यूनिटर, ग्रिड चैम्बर, उसके बाद स्कीमिंग टैंक। अब जो लिक्विड आगे आया उस लिक्विड में छोटे छोटे पार्टिकल हैं इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, जो हमारे रिमूव नहीं हुए थे ग्रिड चैम्बर में, क्योंकि ग्रिड चैम्बर का डिटेंशन पीरियड बहुत कम था, हो सकता है छोटे मोटे सैंड के पार्टिकल आगे पहुंच गए। और ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड तो है ही, दो चीजें बच रही हैं, और भी ऑर्गेनिक मैटर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो इसमें अब बेसिकली क्या रिमूव करेंगे अपन, जो बचे कुचे इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड प्लस में ऑर्गेनिक बड़े वाले सस्पेंडेड सॉलिड, इन दोनों को अपन इसके अंदर बिठाएंगे, ठीक है ना। तो इसका डिटेंशन पीरियड ज़्यादा रखा जाता है, कितना, 1 से 2 घंटे इसका डिटेंशन पीरियड अपन, देखो लिखा हुआ है 1 से 2 घंटे रखते हैं। क्लियर है कि नहीं। और इसकी डेप्थ लगभग 2.5 से 3.5 मीटर के समथिंग रखते हैं अपन इसकी। और इसके जो लिखा हुआ है इस टैंक में ग्रिड चैम्बर से आ रहे 0.2 mm से कम साइज के जो वहां पर नहीं बैठे थे ना उनको वह ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव किया जाता है। इसका डिटेंशन पीरियड कितना होता है, 1 से 2 घंटे होता है, और इसकी डेप्थ इतनी रहती है लगभग। बात आती है कि इस वाले टैंक के अंदर भी अपन क्या है, जो नीचे बैठा हुआ है ना, बॉटम में जो सेटल हुआ पड़ा है, जो स्लज जो बैठ जाएगा, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड इसमें बैठ गए 1 से 2 घंटे में, तो नीचे जो बैठे हैं वो ट्रीट नहीं हुए, मतलब आपने उन ऑर्गेनिक मैटर को आपने डिस्पोज नहीं किया है, ऑक्सीडाइज नहीं हुए, मतलब वो इनएक्टिव, मतलब एक ये समझिए आप कि जो कीड़े मकोड़े थे वो नीचे बैठ गए, बैठे ही तो हैं, मरे थोड़ी हैं, अभी वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो हम उनका उस स्लज का क्या करते हैं, अनएरोबिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईली ऑक्सीडाइज होती है और बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होती है। ये लिखा हुआ है बॉटम में सेटल हुआ स्लज हाईली ऑर्गेनिक होता है, इसलिए इसका डिस्पोजल से पहले अनएरोबिक डिकम्पोजिशन किया जाता है। तो पीएसटी में बैठे स्लज का क्या करते हो आप, अनएरोबिक या एरोबिक, अनएरोबिक डिकम्पोजिशन। क्यों, बहुत ज़्यादा हाईली ऑर्गेनिक है तो वो हार्मफुल भी होता है। कुछ इससे रिलेटेड अपने 4-5 नोट हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो ओवरफ्लो रेट, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, सेटलिंग वेलोसिटी, एक ही चीज़ होती है जो हम वाटर ट्रीटमेंट में भी पढ़ा था हमने, इसी को अपन क्या बोलते हैं भैया, सेटलिंग वेलोसिटी। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक अगर हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन है, मतलब आप पीएसटी में कुछ भी यूज़ नहीं करें कोगुलेंट का, तब तो कितनी होती है वो 40 से 50 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। एक दिन में 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 40 से 50 मीटर क्यूब सीवेज को ये कर देगा क्लीन, ठीक है ना। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कोगुलेशन एडेड की, अगर आपने पीएसटी में कोगुलेंट को डाला है तो ज़्यादा बैठेंगे पार्टिकल्स, ज़्यादा बैठेंगे तो कितनी होगी उसकी रेट, 50 से 60 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो आपसे पूछता है प्लेन सेडिमेंटेशन कौन सा चल रहा है, ये सीवेज वाला है, ये वो अलग था, वो वाटर का था, ये सीवेज का है। इसकी कितनी, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है ना। तो एक ही चीज़ है, ओवरफ्लो रेट बोलो चाहे ये बोलो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जनरली जो है ना हमारे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में कोगुलेशन का यूज़ नहीं करते हैं। उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है। क्या क्या रीज़न है, पहला रीज़न तो ये, एक तो क्या है, पहले जो सीवेज आ रहा है उसमें इतनी ही कीचड़ है, कीचड़ आप समझ रहे हैं भाई, जो ऑर्गेनिक मैटर हुआ, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, सब कुछ कीचड़ ही है भाई, तो वो इतनी ज़्यादा है कि वो ही बैठ रही थी तो ही हमारा टैंक भर रहा था बार बार। और ऊपर से आप उसके अंदर कोगुलेंट और डाल दो, कोगुलेंट डालने से और ज़्यादा स्लज इकट्ठा हो जाएगा, ज़्यादा स्लज इकट्ठा हो रहा है तो अपन को उसको डिस्पोज करने में दिक्कत आएगी, कॉस्ट बढ़ेगी डिस्पोजल की, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है ये, ठीक। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने कोगुलेंट को डाल दिया तो कोगुलेंट क्या करते हैं भाई, पीएसटी के बाद में जो सीवेज आगे गया है ना, उस सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर बच रहा है, प्लस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच रहे हैं, और उस ऑर्गेनिक मैटर को वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म करेंगे, वही खाएंगे, और एंड में जब ऑर्गेनिक मैटर इनएक्टिव हो जाएगा तो वो खुद को भी खत्म कर देंगे। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो आपने जैसे ही कोगुलेंट डाला तो आपने वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर गए, तो आगे जो ट्रीटमेंट होगा उसमें कहाँ से आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो हमारे लिए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, यूजफुल का मतलब क्या है, हमारे लिए ऐसे बेनिफिशियल नहीं है, वो ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर रहे हैं इसलिए यूजफुल है, बाकी हमारे लिए तो वो भी हार्मफुल है। क्लियर है कि नहीं, तो उनको भी आपने खत्म कर दिया कोगुलेंट डाल के, इसलिए अपन कोगुलेंट को नहीं डालते, ठीक है ना। लेकिन हिली एरिया में फिर भी अपन कोगुलेंट का यूज़ कर सकते हैं, इंडिया में बेसिकली नहीं किया जाता, लेकिन हिली एरिया में अपन कर सकते हैं। अब देखो भाई, सीवेज ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, ये सीवेज ट्रीटमेंट में कोगुलेंट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इससे स्लज की मात्रा बढ़ जाती है, मैंने आपको बताया अभी, और स्लज डिस्पोजल की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। कोगुलेंट को डालने से कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन में यूजफुल होते हैं, इसलिए अपन इसका यूज़ नहीं करते बेसिकली। आगे लिखा हुआ है और भी चीज़ें, सीवेज ट्रीटमेंट में कोगुलेंट का यूज़ करने पर यूट्रोफिकेशन कम होता है। अब भैया यूट्रोफिकेशन ये अच्छी चीज़ है वैसे, यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि यूट्रोफिकेशन जो हमारे सीवेज आ रहा है, तो आपने देखा होगा जहाँ पर भी आप गंदा पानी जो है नाली का जा रहा है,
उस जगह पर क्या है, काई सी जम जाती है। मान लो खाली प्लॉट में जा रहा है, आपने घास फूस काई जम जाना, ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। तो आप सीवेज को डाल रहे हो किसमें, लेक में, तो लेक में डालोगे तो सीवेज में बहुत ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है उसके अंदर, ये भी चीज़ है नाइट्रोजन फॉस्फोरस। और नाइट्रोजन फॉस्फोरस ही यूजफुल होता है हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए। तो अलगे काई जम जाती है, और क्या जम जाता है वहाँ पर, हमारे अलगे के साथ साथ में पेड़ पौधे जो होते हैं एक्वेटिक, जो पानी के अंदर उगते हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो हमारी जो नेचुरल वाटर बॉडी है ना, वो बिल्कुल चौक हो जाती है। आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन सा जम जाता है पूरे झील के ऊपर। वो क्यों जम रहा है, क्योंकि न्यूट्रिएंट ज़्यादा है वहाँ पे। तो ऊपर से आप सीवेज डालते जा रहे हो, सीवेज डाल रहे हो तो न्यूट्रिएंट क्या है, बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो जमते जा रहे हैं। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन, की न्यूट्रिएंट की आने से जो हमारे पेड़ पौधे हैं, अलगे हैं, वो बहुत ज़्यादा उग जाती है। नेचुरल वाटर बॉडी जो है चौक हो जाती है। चौक का मतलब क्या है, उसको ना तो सूरज की किरणें मिल रही है, ना नीचे की चीज़ ऊपर दिख रही है, तो चौक हो चुकी है उसके द्वारा, इसे बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो ये कम हो जाता है कोगुलेंट से। लिखा हुआ है सीवेज ट्रीटमेंट में कोगुलेंट का यूज करने पर यूट्रोफिकेशन कम होता है। यूट्रोफिकेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा अधिक होने पर अलगे व अन्य एक्वेटिक प्लांट उग जाते हैं और नेचुरल वाटर बॉडी को चौक कर देते हैं। ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूं कि सीवेज ट्रीटमेंट में कोगुलेंट का यूज सामान्यतः हिली एरिया में किया जाता है, क्योंकि हिली एरिया में जब लिक्विड ऊपर से नीचे आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली स्लज वगैरह की डिस्पोजल की प्रॉब्लम्स अपनी, वहाँ पर हिली एरिया में बहुत कम क्वांटिटी में सीवेज डेवलप होगा, बहुत कम क्वांटिटी में स्लज होगा, इसलिए अपन वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद में तो ये जो था अपना, वो था प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के सारे प्रोसेस अपन पढ़ चुके हैं। लास्ट प्रोसेस था प्राइमरी ट्रीटमेंट का, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब आता है अपना सेकेंडरी ट्रीटमेंट। उसमें केवल दो ही चीज़ें, एक तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और दूसरी चीज़ क्या है अपनी, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। दोनों चीज़ों को देखते हैं। तो इसमें क्या होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब लिक्विड निकलेगा एसएसटी के बाहर, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या क्या आएगा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लस में एसएसटी। तो एसएसटी के बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, पहले जो पानी पीएसटी से आया उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म करेंगे, उसको भेजेंगे एसएसटी में, जो अपना इनएक्टिव पदार्थ है वो नीचे बैठ जाएगा, सीवेज आगे निकल जाएगा इफ्लुएंट के रूप में। तो अब जो इफ्लुएंट निकला है उसमें केवल 5 से 10% हमारी क्या होती है, बीओडी। तो बहुत ज़्यादा बीओडी अपनी रिमूव हो चुकी है। जो अपन को चाहिए था उस इफ्लुएंट को आप कहीं पर डाल सकते हो, लैंड पर डाल सकते हो, किसी भी समुद्र में डाल सकते हो, रिवर में डाल सकते हो। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों को रिमूव करते हैं। रिमूव का मतलब क्या है कि उसको इनएक्टिव कर देंगे, अब वो अपने लिए हार्मफुल नहीं रहेगा। इसके बाद प्राप्त इफ्लुएंट हार्मफुल नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें 90 से 95% बीओडी रिमूव हो जाती है, मतलब इफ्लुएंट में कितनी बचेगी, 5 से 10% बचेगी। ठीक है क्या नहीं। और इस वाले प्रोसेस में जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है, उसके बॉटम में जो बचा हुआ है ना स्लज, वो इतना हार्मफुल नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो इनएक्टिव हो चुका है ऑर्गेनिक मैटर। तो वो मतलब कीड़े मकोड़े तो हैं लेकिन वो मरे हुए हैं, तो वो इतना हार्मफुल नहीं, तो उसका अपन एरोबिक डिकम्पोजिशन करते हैं। इस ट्रीटमेंट से प्राप्त का एरोबिक डिकम्पोजिशन किया जाता है। अब ये जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं अपने, तो अपन 7-8 प्रोसेस है, उन दोनों को डिवाइड किया गया है एरोबिक अनएरोबिक दोनों के रूप में। उस कंप्लीट को अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपको एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से क्वेश्चन पूछते हैं और ट्रिकलिंग फिल्टर से, और इमोफ और एक और है हमारा सेप्टिक टैंक, उससे भी 1-2 डेटा पूछा जाता है। तो इन 4 के डेटा इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे से 4 लाइन के क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो सब कुछ करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल आप एक बार इसको उतार लें, मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, तो आप इसको उतार लें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।